उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। ये क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसका विकल्प हमको ढूंढना पड़ेगा। इसका विकल्प हमको विकल्प के रूप में मीडिया को खड़ा करना पड़ेगा। जो उद्योगपति हैं उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है। उनकी कोई फाइल पकड़ी जाती है और फिर अचानक टेलीविजन चैनल का लाइन बदल जाता है, उनमें हिम्मत नहीं है। तो हमको अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, लड़ना है, तो अपने एक मीडिया संस्थान को ऐसा बनाना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो नैतिकता पर खड़ी हो। और नैतिकता के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो साफ पैसा हो, और साफ पैसा सिर्फ भारत की जनता दे सकती है। नेताओं के पास, उद्योगपतियों के पास साफ पैसा है नहीं। सारी सूचनाएं गायब करके कह रहे हैं कि बताइए भ्रष्टाचार के आरोप कहाँ हैं। अब छपेगा ही नहीं राफेल में, तो अब आरोप कहाँ से दिखेगा? और ये भी देखिए कि आप इस देश के नागरिक होने के नाते इस बात को कैसे बर्दाश्त कर गए कि जो खुद हजारों करोड़ के घोटाले में डूबा हुआ है, वो हजारों करोड़ की मानहानि का दावा कर रहा है। इस देश की अदालत में बैठे लोगों ने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि वो मानहानि को करने के लिए आए हैं और वकीलों को खड़ा कर गए जो 500 करोड़ जमा नहीं कर सकते, और वो कई हजार करोड़ की मानहानि का दावा कर रहे हैं पत्रकारों पर। कैसे बर्दाश्त कर लिया आप लोगों ने? क्योंकि आपने एक नेता के लिए सारे उसूलों को तोड़कर बर्दाश्त करना सीखा, और अब आप किसी भी आरे गहरे उद्योगपतियों के लिए भी ये बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो आपके लोकतांत्रिक मूल्यों पर आपके सामने हमला करके चला जाए, और आप बर्दाश्त कर गए। कहां गया आपके भीतर ये बेचैनी पैदा क्यों नहीं हुई कि आपके लोकतंत्र में हो क्या रहा है? एक स्टोरी छपने पे 1000 करोड़ की मानहानि का दावा करेंगे आप। ₹1.25 की मानहानि का कानून बनाइए। ये तो बहुत बड़ा सामंतवाद है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। भाई आप हैं क्या जो आपकी मानहानि 1000 करोड़ की हो गई? क्या हैं आप? ₹1.25 की आपकी मानहानि होनी चाहिए, ₹1.25 की मानहानि मेरी भी होनी चाहिए, और ₹1.25 की मानहानि गरीबों की भी होनी चाहिए। किसी का मान सम्मान किसी से ऊंचा होगा, यह सामंती सोच है। वो अनिल को समझाइए, और नहीं तो अंबानी जी को समझाइए। मान सम्मान में बराबरी होनी चाहिए। यह आप कैसे बर्दाश्त कर गए? हम सब की जो जिंदगी है, उसका जो सम्मान है, संविधान हम पे बराबर रूप से हम पे अर्पित होता है कि हम सब एक दूसरे के बराबर हैं। भाईचारे में, मजहब के सम्मान में, मौलिक अधिकारों के इस्तेमाल में हम सब बराबर हैं। तो उनकी मानहानि 1000 करोड़ की कैसे हो गई? ₹1.25 की होनी चाहिए, मेरी भी ₹1.25 की होनी चाहिए, आपकी भी ₹1.25 की होनी चाहिए। तो मानहानि का कानून बदलिए। ये जो डराने की जो बात है, पर बड़ी बात है कि आर्थिक रूप से संपन्न होने से पहले या सक्षम होने से पहले इन नई वेबसाइट्स ने बड़ी खबरें की हैं, अपना इरादा बताया है, उन्होंने लोहा लिया है। वरना मुख्य धारा के न्यूज रूम में उद्योगपतियों के बारे में बोलने की परंपरा समाप्त हो गई है, और उन्हीं के जरिए, उन्हीं के इस्तेमाल से डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है। डेमोक्रेसी कोई डिब्बा नहीं है कि कोई वहां से ले गया। डेमोक्रेसी के खत्म होने की बात का मतलब यह है कि आप जो उस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके बोलने की आज़ादी चली जाएगी, आपके सोचने की आज़ादी चली जाएगी, आपके लिखने की आज़ादी चली जाएगी, और आप एक गुलाम स्थिति में रहेंगे। तो जब इसी स्थिति में रहना था तो फिर 100 साल क्यों लड़े आप? नहीं लड़ते जब गुलामी ही स्वीकार थी। तो इस तरह से जो छोटे छोटे वेबसाइट पर जब हमला किया, मैं उम्मीद कर रहा था कि लोगों को खड़ा होना चाहिए था, और सबसे ज्यादा तो हमारे प्रधानमंत्री को खड़ा होना चाहिए था। इस डेमोक्रेटिक सेटअप के सबसे ज्यादा लाभार्थी कौन है? वही हैं इस वक्त, तो वही हैं। इस डेमोक्रेटिक सेटअप के सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन है? वही हैं। तो वो किस तरह का पब्लिक ऑर्डर बना रहे हैं, या जो पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है उसके प्रति उनकी चुप्पी। चूंकि अब वही सब जगह हैं, हर तरह की योजनाओं में उन्हीं का फोटो है। मंत्री का तो मंत्री नजर नहीं आते हैं, वो तो ट्वीट करने में लगे रहते हैं। भारत का शिक्षा मंत्री शिक्षा पर जितना ट्वीट नहीं करते, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर। इतनी क्राइसिस है एजुकेशन में, लेकिन अच्छी बात यह कि हमेशा हंसते हुए दिखते हैं। 5 साल में आपने कभी उनका सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, सुना आपने एजुकेशन पे? नहीं।
कोई पूछने वाला है? देशभक्त चैनल कोई नहीं पूछेगा। तो सवाल को नहीं पूछने के लिए आप भारत माता की जय का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप इतिहास को बदल रहे हैं। भारत माता की जय का इस्तेमाल हमने सवाल को पूछने के लिए किया था। अंग्रेजी हुकूमत से हमने सवाल पूछने के लिए भारत माता की जय बोला था। अब ये न्यूज़ चैनल आप सवाल ना पूछें, इसलिए वो आपके बीच में आके कहता है बोलो भारत माता की जय। अरे भाई, हम बोलते ही हैं, तुम डराते क्यों हमको? तो ये एक मीडिया का जो एक पैटर्न है, बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। इसके बीच जो चीज़ें बन रही हैं, मैं देखना चाहूँगा कि क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रीच आउट है, जो उसकी पहुँच है, उसको कोई मैच कर रहा है। कोई वायर मैच कर रहा है, या कोई स्क्रोल मैच कर रहा है, कोई न्यूज़ लॉन्ड्री मैच कर रहा है, कोई ध्रुव राठी मैच कर रहा है, बहुत सारे, कोई अभिसार शर्मा, कोई आरफा मैच कर रही हैं। अकेले लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अच्छी बात है कि लड़ रही हैं। हमारी दोस्त आरफा, वो कुछ भी कहती है, उनकी बात गलत नहीं होती, उनका मजहब नजर आता है लोगों को। तो आप क्या खड़े हुए, या लोग क्या खड़े हो रहे हैं कि आरफा खानम जब बोलेंगी तो उनकी बात गलत हो सकती है या सही होती है, हो सकती है, हम इस पे विचार करेंगे। क्या हम उनके मजहब को आगे करेंगे? ये बुज़दिल इंडिया है जो सवालों से भागता है और भागते हुए भारत माता की जय का इस्तेमाल करता है। ये बुज़दिल इंडिया है। वो जो एक एंकर, मैं यहां आने से पहले उस एंकर का कार्यक्रम देख रहा था, तो वो कह रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई, क्यों फर्क पड़ेगा? हुकूमत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर कुछ होता है, धक्का मुक्की होती है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हें फर्क पड़ेगा? फर्क आरफा को पड़ना चाहिए, अभिसार को पड़ना चाहिए। ये क्यों इतने बड़े देश में 4 लोगों का बोलना इतनी बात अहम कैसे हो गई? इतना सा सोच लेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने एक तो अच्छा काम किया होगा, वही तारीफ कर देते आप। जब मैं गाली देने वालों से बहस करता हूं तो वो कहते हैं अक्सर मुझे, एक तो अच्छा काम किया होगा। इतने सारे अच्छे काम किए, बताया तो मैंने कि कितना सारा अच्छा काम किया। जी, आपने जिस तरीके से जिक्र किया शिक्षा मंत्री का, शिक्षा को लेकर आपने एक बहुत लंबी सीरीज की थी, शिक्षा को लेकर आपने बहुत सारा काम किया। उस सब के बाद आपको क्या हिंदुस्तान में जो शिक्षा प्रणाली है उसका क्या आकलन आप करते हैं? बहुत ही खराब। और जो इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है, वो जो पहली पीढ़ी के लोग जो आ रहे हैं, जो हम सबको देखकर आकांक्षाएं पाल रहे हैं कि हम जिंदगी में अच्छा करेंगे, उनको रोकने की एक कोशिश है। आप दिल्ली में ही आप देख लें तो कई हजार शिक्षक एडहॉक पढ़ा रहे हैं, है ना? और आप बाहर के कॉलेजों में चले जाएं, गांव कस्बों के कॉलेजों में या राजधानियों के कॉलेज में, जहां ठीक ठाक कभी कभार कॉलेज हुआ करते थे, वो पिछले 15-20 साल में बर्बाद कर दिए गए। 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक नहीं हैं, और कोई 10 लाख स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। और आपको पता है एक मज़ेदार बात, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उधर इंडिया कांग्रेस हो रहा था हार्वर्ड की तरह, तो हमारे शिक्षा मंत्री जा नहीं पाए क्योंकि चुनाव था। तो वो अपना स्पीच भेजते हैं, जैसे उन लोगों को मालूम नहीं है कि इंडिया इज़ ए 1 बिलियन प्लस कंट्री। ये सब जो नहीं होता है कि इतने मिलियन, चुनाव आयोग का जो पर्चा होता है वो पढ़ देते हैं। उसके बाद वो एक चीज़ बताते हैं कि हम स्कूलों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग को नहीं पता होगा। और 6 to 12 के स्कूलों में वो 3D प्रिंटर दे रहे हैं। किस लिए भाई? जिस सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं है, आप MIT के बच्चों को कह रहे हो रॉकेट दे रहे हो क्या? 3D प्रिंटर। नहीं समझ में आती ये बात कि ये बात गलत है। रोबोटिक्स की पढ़ाई हो रही है 6 to 12 में। आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया होगा 200-300 स्कूलों में। आप कह रहे हैं कि हम 6ठी से लेकर 12वीं तक में रोबोटिक्स की पढ़ाई करा रहे हैं और 3D प्रिंटर दे रहे हैं। गजब हाल है भाई साहब। जैसे वही गनीमत था कि मैंने कहा कि अगला लाइन ये ना कह दें कि 3D प्रिंटर का आविष्कार हमारे यहां पहले ही हो गया था। वो नहीं कहा तो मुझे लगा कि हाँ, ये शिक्षा मंत्री हैं। जब दावा उन्होंने नहीं किया कि 3D प्रिंटर का आविष्कार हमने प्लास्टिक सर्जरी से पहले किया था, तब लगा कि हाँ, वो शिक्षा मंत्री हैं। बहुत ही बुरा हाल है। अब मुझे दुख होता है कि इसका सबसे बड़ा सफरर कौन है? स्टूडेंट्स हैं। और स्टूडेंट्स ही, छात्र ही इस शिक्षा व्यवस्था में गिरावट को
या इसके राजनीतिक कारणों को नहीं पहचान पाते हैं और वो इस तरह से इस बर्बादी की कंटिन्यूटी को बनाए रखें। मैं खुद जानता हूं कि बिहार में ऐसे लाखों छात्र, मैं हैरान हूं कि वो फंस गए हैं। उनका बीए का इम्तहान 3 साल की जगह 5 साल में पूरा नहीं हुआ और बहुत सारे अनअफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन लेने के कारण कुछ कानूनी अड़चनें आ गई, तो कोई 10,000 20,000 बच्चे बर्बाद हो गए। उनका रिजल्ट नहीं निकला और 27 तारीख तक अगर नहीं निकला तो वो रेलवे की परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सोचिए उनके सामने से क्या छूट रहा है। कोई बेचैनी नहीं है इस देश में, क्योंकि एंकर को सरकार का समर्थन प्राप्त है और वो 4 लोगों को बुलाकर हिंदुस्तान के लोगों में नेशनल और एंटी नेशनल का खांचा बनाने में व्यस्त है। ये आपका मीडिया है। तो हमने ना तो जनता ने शिक्षा के सवाल को प्राथमिकता पे रखा, ना पत्रकारों ने रखा, ना नेताओं ने रखा, और इसकी कीमत हम सब बहुत ज़्यादा चुका रहे हैं। जगह जगह में हम एक पैरेलल समानांतर व्यवस्था में अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं। किसी बच्चे को कोई चैन नहीं है, जो इटावा में है, जो मैनपुरी में है, जो धनबाद में है, जो मोतिहारी मुजफ्फरपुर में है, वो सब बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, पर इस शिक्षा पे सीरीज़ करते हुए मैंने देखा और मैं इस बात को अभी भी समझना चाहता हूँ कि इतनी बर्बादी के बाद भी उनके भीतर ये हिंदू कुंठा जो चैनलों और राजनीति ने बिठाई है, वो क्यों और कैसे इतनी मजबूत है। मेरा अपना शक है कि आज भी उनसे कहा जाए कि तुम अपनी बर्बादी को रहने दो, इस हिंदू कुंठा को चुन लो, तो शायद वो चुन सकते हैं। पर उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अब वो इस राजनीति को समझ गए हैं, अब एजुकेशन के सवाल को प्राथमिकता देंगे अपने कोई भी दल को वोट करते हुए।